Good morning, everyone. Today we will continue with chapter 3rd of political science, that is, why do we need a parliament? Here we will discuss about Indian parliament and its role. The first role of the parliament is to select the national government. The second is to control, guide and inform the government. Third is lawmaking, and we will discuss all three of these in detail. First, to select the national government. पार्लियामेंट कैसे नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड पार्लियामेंट में होता क्या है. जब लोकसभा इलेक्शंस हो जाते हैं सो वहाँ पर 543 सीट्स पर इलेक्शंस होते हैं. उसमें से जब एक 272 से ज़्यादा किसी एक पार्टी को वोट मिल जाता है तो वो पावर में आ जाती है और बाकी सब जो रह जाते हैं वो ऑपोजिशन पार्टी बन जाता है. अब जो सिलेक्ट होकर गवर्नमेंट में पार्टी आती है, जैसे कि अभी प्रेजेंटली बीजेपी जो है वो हमारी पावर में है, वो क्या फॉर्म करेंगे, एग्जीक्यूटिव फॉर्म करेंगे. उसमें एक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जो कि रूलिंग पार्टी के, जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट लेकर रूल कर रही है उसके जो लीडर रहेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे. उसके बाद वो डिफरेंट मिनिस्टर्स को क्या करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट एलोकेट कर देंगे. अगर किसी एक पार्टी को वोट ना मिले ज़्यादा तो कुछ 2-3 पार्टीज़ मिलकर आपस में क्या कर सकते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट भी बना सकते हैं. इसके अलावा लोकसभा होता है और लोकसभा के बाद आता है राज्यसभा. यहाँ पर क्या होता है बच्चे, जब यहाँ से लोकसभा से बिल पास होकर कोई भी लॉ बनाना है जब, या कुछ भी डिस्कशन हो रहा है किसी पॉलिसी के ऊपर, किसी भी बिल जो बनकर आ रहा है वो लोकसभा से आएगा राज्यसभा में. जब राज्यसभा से अप्रूव होगा तभी वो लॉ बनेगा. तो यहाँ पे हमने ये समझा कि पार्लियामेंट कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक गवर्नमेंट इलेक्ट करवा कर देता है, दैट इज़ नेशनल गवर्नमेंट. द नेक्स्ट इज़ कैसे जो लॉ है, बिल है, जो लॉ बनता है उस पूरे प्रोसेस में भी पार्लियामेंट का जो रोल रहता है. टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. The next role of the parliament is to control, guide and inform the government. बच्चे यहाँ पर हमने ये देखना है कि कैसे जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो आपस में डिस्कशन कर कर एक दूसरे से क्वेश्चंस करके, ऑपोजिशन पार्टी वाले जो लोग रहेंगे या जो भी एमपीज़ रहेंगे वो अपना हेल्दी एक क्वेश्चन आंसर सेशंस रहेगा, वो उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, फीडबैक लिया जाएगा. इस तरीके से एक हेल्दी क्वेश्चन आवर वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है. जब आपस में डिस्कशन होगी तो किसी एक पॉलिसी को लेकर या किसी बिल के ऊपर जब डिस्कशन होगी सभी अपने व्यूज़ उस पर डिस्कस करेंगे, तो जो भी फीडबैक आएगा उसके ऊपर फिर से काम किया जाता है. देन फर्दर लास्ट में जब इम्प्रूवमेंट्स के साथ एक बिल आता है वो सभी के व्यू पॉइंट्स कंसीडर करके लाया जाता है. इस तरीके से पार्लियामेंट कंट्रोल भी करता है, गाइड भी करता है और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करता है कि कहाँ कहाँ पे उनको फीडबैक देकर कैसे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. थर्ड इज़ लॉ मेकिंग, कि लॉ कैसे बनता है, एक बिल लॉ कैसे बनता है. बिल मतलब जब वो पार्लियामेंट में कोई भी एक चीज़ लाई जाएगी डिस्कशन के लिए कि आज हमने ये वाला लॉ बनाना है, तो उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल कहेंगे बिल. जब वो लोकसभा से, राज्यसभा से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, लॉ. तो ये सारा प्रोसीजर कहाँ कंडक्ट होता है, पार्लियामेंट में. बच्चे ये जो पूरा डिटेल प्रोसेस है हमें इसको पॉलिटिकल साइंस के नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. हेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज़ कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है इसमें पार्लियामेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग ये सब पार्लियामेंट के अंदर कंडक्ट होती है. व्हाट डज पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ. आप सब ने पढ़ लिया कि पार्लियामेंट में होता क्या है, एक्चुअली में पार्लियामेंट में फंक्शनिंग क्या है, उसका रोल क्या है. अब पार्लियामेंट में होता क्या है, एक्चुअली में वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं. तो पार्लियामेंट में हमने डिस्कस किया, एक तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. ये जो 3 बॉडीज़ हैं ये मिलकर क्या कंसिस्ट करेंगी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. लोकसभा में बच्चे वो लोग बैठते हैं जिन्हें हमने डायरेक्टली वोट देकर चूज़ करके एमपी बनाकर वहाँ पर भेजा है. द नेक्स्ट इज़ राज्यसभा. राज्यसभा में बच्चे वो मेंबर्स रहेंगे जो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, जो स्टेट्स द्वारा, जो स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा
चूज़ कर उनको पार्लियामेंट में भेजा जाता है. These are the directly elected members, these are indirectly elected members, and the third body that consists of parliament is the president. जब भी कोई लॉ बनता है पहले वो लोकसभा से होते हुए राज्यसभा में जाएगा. राज्यसभा से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट उनको साइन कर देंगे तभी वो क्या बनेगा, एक लॉ बनेगा. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म जो कर रहे हैं हम, ये बनाता है हमारे पार्लियामेंट को. ये 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैं. इस तरीके से ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बैठा हुआ है. किस तरीके से सेंटर स्टेज में जो है एक चेयर रखी जाती है और साइड्स में जो हैं ये MPs बैठते हैं जो कि लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग बैठते हैं. लोकसभा में रहते हैं जिसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं. मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहती है 552 की. 530 मेंबर्स सिलेक्ट होकर आते हैं. 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से आते हैं. 2 मेंबर्स होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के और स्पीकर इनको लीड करते हैं. लोकसभा को कौन प्रिजाइड करेगा, स्पीकर. और मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 years. इनका जो टर्म रहता है वो 5 years का रहता है. राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं. काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये परमानेंट हाउस रहता है बच्चे. ये स्टेट्स बेसिकली जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं वो इलेक्ट कर भेजती हैं अपने मेंबर्स को. 250 मैक्सिमम सीट्स रहती हैं. 238 सीट्स रहती हैं यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट्स की. और जो 12 मेंबर्स हैं दैट आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट हु एक्सेल इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, एनीवेयर दैट दे वेरेवर दे एक्सेल, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं. जो राज्यसभा के चेयरमैन रहते हैं उन्हें हम कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं चेयरमैन राज्यसभा के. मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर दी 6 years. तो राज्यसभा का जो टर्म है वो 6 years का है. और यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि ये जो लोकसभा है, राज्यसभा है, ये मिलकर पार्लियामेंट का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे. अब हमने यहाँ पढ़ लिया कि डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करना सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब भी हम यहाँ पे डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करेंगे वहाँ पर हमें लोगों को ये हक देना पड़ेगा. लोगों को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपका पूरा हक है या आप पूरे तरीके से इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो. तो इस सोच के साथ हमारी इंडियन गवर्नमेंट या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो SCs या STs, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सेक्शन से जो लोग आते हैं उनको स्पेशल कोटा दिया जाता है, रिज़र्व किया जाता है पार्लियामेंट में उनकी सीट्स को, ताकि हर कम्युनिटी का जो इंसान है या हर कम्युनिटी का जो सिटीज़न है वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट कर पाए. इसी तरीके से वुमेन की सीट्स के लेकर भी हमेशा डिबेट चलती रही है कि उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए. बट समहाउ अभी भी जो वुमेन की रेशो है वो बहुत कम है पार्लियामेंट में. इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स भी रहती हैं कि किस तरीके से जो वुमेन का शेयर है पार्लियामेंट में वो बढ़ना ही चाहिए. ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि कुछ देयर आर दी फ्यू वुमेन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. सो आप सबसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो वुमेन की रेशो है दे आर वेरी फ्यू इन द पार्लियामेंट? व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड इट? सो यू नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन इट. और आप मुझे इसके ऊपर ये एक तरीके से सोचिए, विचारिए और फिर मुझे बताइए कि क्यों ऐसा है कि जो वुमेन का जो नंबर है वो पार्लियामेंट में बहुत कम है. इस चैप्टर के बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट इज़ अप्रूवल. अप्रूवल होता है बच्चे किसी को कोई काम करने की इजाज़त दे देना, किसी का कंसेंट दे देना. कोलिशन होता है जब एक पार्टी के पास ज़्यादा वोट नहीं है तो वो 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं, तो हम उन्हें कहेंगे कोलिशन गवर्नमेंट. अनरिजॉल्व, जब भी कोई सिचुएशन, कोई मैटर, कोई प्रॉब्लम ईज़िली उसका सल्यूशन ना मिले तो वो रहता है अनरिजॉल्व. उसे कहते हैं दिस मैटर और सिचुएशन इज़ अनरिजॉल्व. दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप you are clear with each and every aspect of it. That's all for today. Thank you, students.